हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज इन ऑफिशियल फिजिक्स। नाम समय तो हम साथ में रिवीजन स्लैश क्रैश कोर्स कर रहे हैं फिजिक्स का। तो लेट अस कंटिन्यू विद आवर टॉपिक जो हम करंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो बेसिकली हमने करंट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, आरसी सर्किट पढ़ लिया, कैपेसिटर पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिया। अब हम उसके एक नॉर्मल से इफेक्ट पे बताना चाहता हूँ मैं, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। आपने देखा हो कई बार आपका जो अप्लाइंसेस होते हैं वो हीट हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? करंट के इफेक्ट के कारण। ठीक है, जब रेजिस्टर से कोई भी करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, साथ में उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ एनर्जी वेस्ट भी होती है। देखिए फ्रिक्शन में भी क्या होता था, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो आपकी बॉल है नॉर्मल वो चलती ही जाएगी आगे, लेकिन हमने देखा चूंकि फ्रिक्शन होता है तो भाई उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो धीरे धीरे लॉस करता है। ठीक है, उस लॉस के कारण बॉल रुक जाती है, राइट। तो इसी तरह जो करंट रहता है, करंट यूजुअली तो नॉर्मली फ्लो होगा अगर कंडक्टर होगा, लेकिन अगर रेजिस्टर आ जाए तो क्या होता है, वो उसको रेजिस्ट करेगा करंट को, उसके कारण उसकी कुछ एनर्जी लॉस होगी। तो वो एनर्जी जो लॉस होती है दैट अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, थर्मोडायनेमिक्स में देखा है हमने। तो ये जो एनर्जी लॉस होती है दैट अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ हीट। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट। देखिए इसमें 2 3 4 लॉ हैं, बहुत ईजी से मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा, इसमें हम ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल ने 3 लॉ दिए। जूल बोलता है कि जो हीट प्रोड्यूस है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। दूसरी में जूल्स बोलता है कि जो हीट प्रोड्यूस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, कम टाइम के लिए होगा तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा टाइम के लिए होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसी तरह कम करंट फ्लो होगा तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। फिर तीसरा वो बोलता है कि हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, नॉर्मल सी बात है। ज़्यादा फ्रिक्शन होता था तो जल्दी रुक जाएगी, कम फ्रिक्शन होगा तो बॉल धीरे रुकती थी। इसी तरह ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा हीट होगी, कम रेजिस्टेंस होगा तो कम हीट होगी। उसने ये 3 चीज़ें बोली। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि आपकी हीट इज इक्वल टू I²RT। ये तो मुझे देखा देखा लग रहा है, ये हमने देखा है पावर प्रोड्यूस जब हमने देखी थी, या हमने वर्क डन ड्यू टू करंट देखा था I²R। ठीक है, पावर देखी थी हमने, हीट प्रोड्यूस ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सीवैक इफेक्ट, भाई सीवैक क्या बोलता है? देखिए अभी हमने देखा करंट के कारण हीट प्रोड्यूस हो रही है, अब आप देखोगे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण करंट भी प्रोड्यूस होता है। कैसे देखते हैं, अगर कोई जंक्शन है, मान लीजिए एक वायर ऐसा है और एक दूसरा वायर है ये ऐसा है। अगर कोई जंक्शन है, इफ़ जंक्शंस आर केप्ट एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इस पॉइंट का टेम्परेचर आपका मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो बोलता है कि जंक्शंस आर केप्ट एट अ डिफरेंट टेम्परेचर देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ लूप। अगर इसका टेम्परेचर अलग अलग है तो इस लूप में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सीवैक इफेक्ट। ये सीवैक ने बताया तो इसको उसी के नाम पे बोल देते हैं, सीवैक इफेक्ट। ठीक बात है, करंट फ्लो होगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा ये अभी जानना बाकी है। करंट फ्लो होगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ ईएमएफ डेवलप हो रहा होगा। देखिए V इज इक्वल्स टू IR। ईएमएफ के बिना करंट फ्लो नहीं हो सकता है। अगर ईएमएफ 2 पॉइंट का सेम रहेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होता है। ये हम देख चुके हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखा था ये। अगर उन दो जो पॉइंट्स के बीच का करंट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो उन पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो नहीं होता है। अगर करंट फ्लो हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ईएमएफ एक डेवलप हो रहा है, तो इस ईएमएफ को बोलते हैं सीवैक ईएमएफ या थर्मो ईएमएफ। ठीक है, अब वो करंट कैसी डायरेक्शन में फ्लो होता है, कहाँ फ्लो होता है, वो हमें देखना भी बाकी है। देखिए एक सीरीज़ थी, फिर एक सीरीज़ होती है जो आपको यहाँ पर शोन है। ये सीरीज़ का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला है एंटोमनी, फिर निक्रोम, आयरन, जिंक, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, एल्यूमिनियम, मरकरी, प्लैटिनम, रोडियम, प्लैटिनम, निकल, कॉन्स्टेंटाइन, बिस्मथ। ये यहाँ पर देखिए प्लैटिनम रोडियम एक ही जगह आना चाहिए, एक ही लाइन में आएगा, ये आगे आएगा। ठीक है, प्लैटिनम रोडियम और फिर प्लैटिनम। ठीक है, तो ये सीरीज़ का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, ये वायर ऐसे कनेक्टेड हैं, ये 10 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरा वाला थोड़ा गर्म बना देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे कर देते हैं। तो ये बोलता है कि अगर कोल्ड जंक्शन है, ठीक है, पहला वायर ये मान लीजिए आयरन का है, ठीक है, Fe से बोल देता हूँ। दूसरा वायर मैं मान लेता हूँ गोल्ड का, मान लूँ ये गोल्ड है, चलिए। ठीक है, तो बोलता है कोल्ड जंक्शन है, उस पर जो करंट फ्लो होगा,
वो होता है मेटल्स अर्लियर इन सीरीज़ टू लेटर इन सीरीज़। अब इस सीरीज़ में पहले क्या आ रहा है, आयरन पहले आ रहा है और गोल्ड बाद में आ रहा है, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी आयरन से गोल्ड, अर्लियर इन सीरीज़ टू गोल्ड, ठीक है, कोल्ड जंक्शन पे। तो हॉट जंक्शन पे क्या हो जाएगा, हॉट जंक्शन पे उल्टा हो जाएगा करंट, जो बाद में आ रहा है वहाँ से पहले जो आ रहा है, ठीक है। और कोल्ड जंक्शन पे क्या होता है, मेटल्स अर्लियर इन सीरीज टू लेटर इन सीरीज की तरफ करंट फ्लो होता है। तो ये तो आपका हो गया करंट की डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ पर आयरन से गोल्ड और गर्म जगह पे गोल्ड से आयरन, ठीक है, ये बात भी क्लियर है। फार्दर द मेटल इन सीरीज ग्रेटर इज ईएमएफ जनरेटर, लॉजिकल है। मान लीजिए सेम कंडीशन है, यहाँ पर आयरन और गोल्ड दिया था, दूसरी जगह में निक्रोम, कलर दूसरा ले लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, दूसरी जगह में निक्रोम और मरकरी ले लूँ, तो क्या होगा, ईएमएफ जनरेट ज़्यादा किस केस में होगा, किस केस में ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, सेकेंड केस में। क्यों, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो फार्दर हैं सीरीज़ में, वो दूर हैं, तो जितने दूर मेटल्स होंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, जितने पास मेटल्स होंगे उतना कम ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। मान लीजिए एल्यूमिनियम ये है और ये मरकरी, इन दोनों के बीच में जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट विल बी, अगर ये दोनों वायर हैं तो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो लेस होगा अगर मैं लेड और मरकरी ले लूँ उनको, क्योंकि लेड और मरकरी ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, लॉजिकल है ये, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए जब हम ऐसा वो बनाते हैं डाई, इस टाइप का ये बनाते हैं, इसको बोलते हैं थर्मोकपल, ठीक है, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, नाम देना है, ठीक है, नाम कोई डरने की बात नहीं है, थर्मोकपल। तो 3 टेम्परेचर होते हैं, एक होता है न्यूट्रल टेम्परेचर, एक होता है कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर। कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर क्या हो गया, वो टेम्परेचर जो कोल्ड जंक्शन का, जैसे यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस था तो ये कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। देखिए न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है, मान लीजिए ये टेम्परेचर है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाना चालू करा, अब आपने इसको हीट करना चालू करा, तो ये बढ़ के हो गया 150 डिग्री सेल्सियस। जब ये बढ़ के 150 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, करंट और बढ़ेगा, फिर ये बढ़ के हो गया 200 डिग्री सेल्सियस, तो करंट और बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे ईएमएफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, मान लीजिए टेम्परेचर वो आया 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पर ईएमएफ आपका मैक्सिमम हो जाएगा, करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका करंट कम होने लगेगा, ठीक है, आपका जो ईएमएफ है वो कम होने लगेगा। तो इस टेम्परेचर पे जिस पे ईएमएफ मैक्सिमम है उसको बोलते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर, ठीक है। अगर ये ईएमएफ है और ये टेम्परेचर है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ रहता है इसका, तो इस टेम्परेचर जिस पे ईएमएफ मैक्सिमम है, देखिए इस पे मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तो पूरे ग्राफ में कहीं नहीं है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर, ठीक है। दिस टेम्परेचर इज नोन एज न्यूट्रल टेम्परेचर। अब इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, अब आप इसको और हीट करते जाइए, आप देखो जब मैं टेम्परेचर और बढ़ा रहा हूँ तो ईएमएफ कम होते जा रहा है, यहाँ पर ईएमएफ कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, ठीक है, फिर फाइनली ईएमएफ आपका हो गया 0, मतलब करंट फ्लो ही नहीं हुआ, एक पॉइंट पे करंट फ्लो नहीं होगा। और इस पॉइंट के बाद और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। इनिशियली अगर आपका ऐसा फ्लो हो रहा था करंट, और अगर आपने इन्वर्जन टेम्परेचर पर पहुंच गया मतलब करंट फिर से 0 हो गया, और आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर क्या होगा, अब क्या होगा, अब जो करंट की डायरेक्शन है अब वो हो जाएगी रिवर्स, अब वो ऐसे फ्लो होने लगेगी, तो वो टेम्परेचर होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है न्यूट्रल टेम्परेचर। मान लीजिए न्यूट्रल टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस था हमारे सर्किट का, कोल्ड जंक्शन हमारा 10 डिग्री सेल्सियस पे था, तो दिस विल बी इक्वल टू इन्वर्जन टेम्परेचर, इसको मैं थीटा आई से डिनोट कर दूँगा टी आई, माइनस न्यूट्रल टेम्परेचर 350, ठीक है। तो जो इन्वर्जन टेम्परेचर होगा दैट विल बी 350 माइनस 10 प्लस 350, ठीक है, तो ये हो जाएगा 690 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन्वर्जन टेम्परेचर आपका हो जाएगा 690 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब अगर कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री नहीं होता, 10 की जगह 30 डिग्री होता, ठीक है, अगर कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री ना हो गए 30 डिग्री सेल्सियस हुआ होता, तो जो आपका इन्वर्जन टेम्परेचर आता वो कितना आता, देखिए न्यूट्रल टेम्परेचर तो फिक्स है,
जो इन्वर्जन टेम्परेचर उस केस में आपका आता वो आता आपका 670 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बार एग्जांपल भी लेके बता दिया न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, हो गया। अब देखिए हमने अभी देखा सीवैक इफेक्ट, अब एक और इफेक्ट होता है पेल्टियर इफेक्ट, ठीक है। पेल्टियर इफेक्ट इज बेसिकली रिवर्स ऑफ सीवैक इफेक्ट। अब आप सोचने की कोशिश करो सीवैक इफेक्ट क्या था। सीवैक इफेक्ट था अगर आपने एक जंक्शन रखा है, ठीक है, दोनों जंक्शन के टेम्परेचर अलग अलग हैं तो उनके बीच में करंट फ्लो होने लगता है, उनके बीच में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो ये बोलता है कि इफ़ अ करंट फ्लोज थ्रू अ थर्मोकपल, अगर ऐसा कोई थर्मोकपल है, मतलब ऐसे कोई दो वायर हैं, जैसे एक गोल्ड का हो गया, एक आयरन का हो गया, निकल का हो गया, क्रोम का हो गया, निक्रोम का हो गया और मरकरी का हो गया, इस टाइप का कोई थर्मोकपल है, ठीक है, और उनसे करंट फ्लो हो रहा है, तो हीट एक जंक्शन पे हीट एब्जॉर्ब होगी और एक जंक्शन से हीट लिबरेट होगी, ठीक है। एक जंक्शन पे हीट अब्जॉर्ब होगी, एक जंक्शन से हीट लिबरेट होगी। तो इसका मतलब है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में फिर से वो जंक्शंस के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। तो ये जस्ट उल्टा है आपके सीवैक इफेक्ट का, राइट। और अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी आपने, पहले ऐसे फ्लो हो रहा था, फिर आपने करंट की डायरेक्शन ही चेंज कर दी, तो उस केस में क्या होगा, जो कूलिंग और वार्मिंग होगी वो भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। वो जिस जंक्शन पे कूलिंग हो रही थी उस जंक्शन पे वार्मिंग होने लगेगी अगर आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये पेल्टियर इफेक्ट है, ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। जो मेन इफेक्ट्स थे मतलब इसके थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट के, ये तीन ही मेन होते हैं, जूल्स, पेल्टियर और सीवैक, ठीक है। उन तीनों को हमने डिस्कस कर लिया, हमने सीरीज डिस्कस कर ली, इन्वर्जन टेम्परेचर और न्यूट्रल टेम्परेचर आपको समझा दिया है क्या होता है। तो यही तीन मेन थे, यही तीन मतलब अगर आएगा तो इन्हीं से आना चाहिए, और अगर कुछ और इफेक्ट आ जाता है तो फिर वो तो आपका किस्मत ख़राब वाली बात होगी है, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, आई एम सुमित एंड नाउ आई थिंक वी हैव फिनिश्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब देख लिया है। अगला अब जो हमारा टॉपिक होना चाहिए इसमें वो होना चाहिए मैग्नेटिज्म के बारे में, कि भाई करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम, राइट। तो अब आप करंट को तो प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। करंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, बेसिक्स आपको सारे बता दिए गए हैं, सारे समझा दिए गए हैं बहुत अच्छे से, वो आपको जाके बस रिवीजन करना है, ठीक है। जाके बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखना है कि कैसे इनको अप्लाई करना है। अब हथियार आपके हाथ में है, चलाना आपको ही पड़ेगा। वो हम लोग एग्ज़ाम में कोई भी टीचर आपके लिए नहीं लिख सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।